हाय गाइस दोस्तों, गुड इवनिंग साथियों। मेरा नाम रोहित। आप लोग देख रहे हैं टारगेट विद रोहित यूट्यूब चैनल। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं साथी, तो आप लोग सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। ठीक है, आज मैं आपको उसी कड़ी में 2023 तृतीय सेमेस्टर का विज्ञान प्रश्नोत्तरी कराने चल रहे हैं साथी। आप लोग देखिए इसको। चलते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर। बहुविकल्पी प्रश्न हमारा पहला है। ठीक है साथी, इसमें पूछा है एसिटिलीन का रासायनिक सूत्र क्या है। तो एसिटिलीन का रासायनिक सूत्र पूछा है तो CH4 या होगा, मेथेन का होगा नहीं। ठीक है, क्या होगा, C2H2 या क्या है, एसिटिलीन का रासायनिक सूत्र है। इसे एथाइन या विनाइलिन भी कहा जाता है। यह एक रंगहीन गैस है और इसका उपयोग ईंधन और रासायनिक निर्माण ब्लॉक के रूप में किया जाता है। कच्चे फलों को पकाने में एसिटिलीन कौन सी गैस, एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। जो कच्चे फल जैसे कच्चा आम हो गया, कच्चा केला हो गया, इन सबको पकाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है, तो एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है साथी, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो उत्तल होगा नहीं, उत्तल दर्पण भी नहीं होगा, अवतल दर्पण भी नहीं। कौन सा होगा, लेंस। क्या होगा, अवतल लेंस। हमारा सी ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, सही सी ऑप्शन सही होगा। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष जब किसी व्यक्ति को दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से देखने में कठिनाई आती है, उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। निकट दृष्टि दोष को चिकित्सीय भाषा में मायोपिया कहते हैं। क्या कहते हैं, चिकित्सा की भाषा में निकट दृष्टि दोष को क्या बोलते हैं, मायोपिया कहते हैं। मायोपिया में आंख की पुतली आई वॉल का आकार बढ़ने से प्रतिबिंब रेटिना पर बनने के बजाय थोड़ा आगे बनता है। क्या बनता है, थोड़ा आगे बनता है। इसलिए क्या होता है, निकट दृष्टि दोष का कारण बन जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। समुद्री तल पर दाब मापी के पारे की ऊंचाई होती है। तो समुद्री तल पर दाब मापी के पारे की ऊंचाई क्या होती है साथियों, 76 सेंटीमीटर। क्या होती है, 76 सेंटीमीटर, 76 सेंटीमीटर। 80 सेंटीमीटर होगा नहीं, 60 होगा नहीं, 100 होगा नहीं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में पत्ती से संबंधित अंग नहीं है। निम्नलिखित में पत्ती से संबंधित अंग नहीं है। तो इसमें पूछा है अंग नहीं है। ठीक है, तो पर्णधार हमारा क्या है, होता है। पर्णवृंत ये भी होता है, पर्णफलक भी होता है, लेकिन पर्ण संधियां नहीं होती है। यही हमारा क्या है, सी ऑप्शन सही होगा। इसका आंसर क्या होगा साथी, इसका आंसर हमारा सी ऑप्शन। पर्ण संधियां पत्ती से संबंधित अंग नहीं है। पर्ण संधियां तने या शाखा का वह भाग है जहां से पत्तियां निकलती हैं। चलिए, कार्बन का अक्रिस्टलीय अपर रूप पूछा है। तो कार्बन का अक्रिस्टलीय अपर रूप क्या है, चार कोल है। क्या है, चार कोल। सी ऑप्शन सही है। तो जिस अपर रूप में कार्बन परमाणु केवल एक अनिश्चित सुव्यवस्था में व्यवस्थित रहते हैं, अक्रिस्टलीय अपर रूप कहलाते हैं। जैसे चारकोल, कोक, काजल, ये सब क्या है, आपके कार्बन के अक्रिस्टलीय अपर रूप है। मतलब उत्तरी प्रश्न में क्वेश्चन नंबर 6 है, छठा क्वेश्चन। ऊष्मा संचरण की 3 विधियां कौन कौन सी हैं, उनके नाम बताना है। तो ऊष्मा संचरण की 3 विधियां हैं। एक है चालन, एक है दूसरा है संवहन, तीसरा है क्या है, विकिरण। तो ऊष्मा संचरण का एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित होना ही ऊष्मा संचरण कहलाता है। ऊष्मा संचरण की 3 विधियां हैं। तीनों विधि के बारे में आपको बता दिया गया, उसका नाम भी आपको बताया गया है। तब एक एक करके आप इसको समझ लीजिए। चालन में क्या है साथी, ऊष्मा संचरण की वह प्रक्रिया जिसमें माध्यम के कण अपने स्थान से नहीं हटते और ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाती है।
इस विधि को क्या कहते हैं? चालन। ठोस पदार्थों में इस विधि द्वारा संवहन होता है। अब क्या है संवहन? ऊष्मा संचरण की वह प्रक्रिया जिसमें द्रव को गर्म करने पर ऊंचे ताप वाले कण ऊपर उठते हैं तथा उनका स्थान लेने के लिए कम ताप वाले कण आ जाते हैं। यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक कि संपूर्ण द्रव एक समान न हो जाए। ऊष्मा संचरण की इस प्रक्रिया में माध्यम के कण अपना स्थान बदलते रहते हैं। उदाहरण, द्रव पदार्थों में ऊष्मा संचरण इस विधि द्वारा होता है। कहने का मतलब ठोस में क्या है? चालन होता है, द्रव में क्या होता है? संवहन होता है। अब देखिए विकिरण में क्या है? ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें ना तो पदार्थ के कणों का स्थानांतरण होता है और न ही पदार्थ के बीच पड़ने वाला माध्यम गर्म होता है। इस विधि में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती बल्कि ऊष्मा स्रोत से सीधे प्राप्त हो जाती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विकिरण कहते हैं। उदाहरण, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर विकिरण द्वारा ही पहुंचता है। ठीक है। रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं? तो रेगिस्तान का जहाज, ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है क्योंकि ऊंट के पैर गद्दीदार होते हैं जिसमें ऊंट को चलने और दौड़ने में आसानी होता है। ऊंट से सवारी करने के साथ साथ ही भार वाहक कार्य कर सकते हैं। ऊंट लंबे समय तक बिना पानी पिए जीवित रह सकता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, खाने का सोडा और धावन सोडा का रासायनिक सूत्र पूछा है। तो खाने का सोडा रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका रासायनिक सूत्र क्या है? NaHCO3। क्या है? NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट या खाने का सोडा है। ठीक है। अब धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट है। क्या है? सोडियम कार्बोनेट। इसका रासायनिक सूत्र Na2CO3। क्या है? Na2CO3। ठीक है साथी। आपका अगला क्वेश्चन है, मछली तथा तिलचट्टे के श्वसन अंगों के नाम लिखिए। ठीक है। तो इसमें देखिए तिलचट्टे के श्वसन अंग का नाम क्या है? श्वास नली। तिलचट्टे का श्वसन तंत्र अनेक श्वास नलिकाओं से बनता है। ये नलिकाएं बाहर की ओर श्वास रंध्रों द्वारा खुलती हैं। तिलचट्टे में 10 जोड़ी श्वास रंध्र होते हैं जो 2 वक्ष और 8 उदर में होते हैं, जबकि मछली में श्वसन अंग गलफड़े मतलब गिल्स के द्वारा होता है। ठीक है। मछलियों को पानी में घुले हुए ऑक्सीजन के अणुओं को खींचना होता है, इसके लिए उनके श्वास अंग गिल्स काम में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, पेट्रोलियम को द्रव सोना क्यों कहा जाता है? तो पेट्रोल की स्थिति धीरे धीरे खत्म होने के कगार पर है जिसके कारण इसका मूल्य बढ़ता जा रहा है। इसी प्रकार सोना भी ठोस वस्तुओं से महंगा है। पेट्रोल की कीमत अधिक होने के कारण इसे द्रव सोना लिक्विड गोल्ड कहा जाता है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, अनुप्रस्थ तरंगों में 2 श्रृंग शीर्षों के बीच की दूरी क्या कहलाती है? तो अनुप्रस्थ तरंगों में 2 श्रृंगों के बीच की दूरी तरंग दैर्घ्य कहलाती। इसे लैम्डा से क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। यह क्या है हमारा? एक तरंग दैर्घ्य दिखाने के लिए देखिए इसमें क्या है, यह तरंग दैर्घ्य हमारा है, बीच में लैम्डा दिखाता है। और यह क्या है? अनुप्रस्थ तरंगों तरंग संचरण की दिशा को दिखाता है। ठीक है। यह अनुप्रस्थ तरंगों के बीच की दूरी का दिखाने का एक चित्र है। इस चित्र में साथियों मैं आपको तरंग दैर्घ्य के बारे में बता दिया हूं, तरंग संचरण की दिशा के बारे में बता दिया हूं। ठीक है। चलते साथी आपके लघु उत्तरी प्रश्न पर। प्रकाश के अपवर्तन के नियम लिखिए। प्रकाश के अपवर्तन के नियम, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं। पहला नियम क्या है साथी? देखिए, आपतित किरण आपतन बिंदु पर क्या है? अभिलंब है।
आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। किन्हीं दो माध्यमों एवं प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की ज्या मतलब साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है। ठीक है, इसमें देखिए यह क्या है, अभिलंब है। क्या है साथी, क्या है, यह हमारा क्या है, अभिलंब है। ठीक है, यह आपतित किरण है और यह क्या है, अपवर्तित किरण है। तो आपतन कोण आई और अपवर्तन कोण आर। ठीक है, चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन पर। परीक्षण से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। भोज्य पदार्थों का परीक्षण क्या है, खाद्य पदार्थों के मौलिक आकार एवं रूप को परिवर्तित कर या अपरिवर्तित रखकर इनके पोषक तत्व एवं विटामिनों को यथासंभव बनाए रखते हुए बिना विकृति के दीर्घकाल तक सुरक्षित रखने की विधियों एवं तकनीकों को परीक्षण कहा जाता है। खाद्य पदार्थ तकनीकी भोजन में भोजन नुकसान, विषाक्त भोजन और सूक्ष्म जीव संदूषण को रोकने के लिए होता है। खाद्य पदार्थों के संरक्षण की आवश्यकता, खाद्य पदार्थों के संरक्षण की आवश्यकता में क्या है, खाद्य पदार्थों को खराब होने के और खाद्य विषाक्तता को कम करने के लिए है, सूक्ष्मजीव संदूषण को रोकने के लिए है, इसे पूरे साल उपलब्ध कराने के लिए है, इसके स्वाद को अधिक समय तक बनाए रखने के लिए, इसे अधिक समय तक संचयन करने तथा ताज़ा बनाए रखने के लिए होता है। ठीक है साथी, अगला क्वेश्चन है हमारा 14 क्वेश्चन, 14वां नंबर। जीवाणु कोशिका की संरचना एवं नामांकित चित्र बनाइए। जीवाणु कोशिका की संरचना का नामांकित चित्र बनाना है साथी, तो बहुत ही आसान है, आप जो है इसको बना सकते हैं। अब पेपर में क्वेश्चन पूछा भी गया था, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है साथी। ठीक है, यह देखिए इस प्रकार का चित्र बना हुआ है। इसमें क्या है, यह कोशिका भित्ति है, यह कोशिका द्रव्य है, अनुवांशिक पदार्थ है, आधारीकरण है। इसी तरीके से प्रकाश संश्लेषणी राइबोसोम भी है। क्या है साथी, संचित भोजन है। ठीक है, राइबोसोम है, संचित भोजन। कोशिका क्या है, हमारी कोशिका झिल्ली है, ये क्या है, कैप्सूल है। ठीक है, इस तरीके का यह जो है आपका जीवाणु कोशिका की संरचना बनाई गई है साथी। चलते हैं आपके अब अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, मधुमेह डायबिटीज क्यों होता है, इसके प्रकार कारण तथा लक्षण लिखिए। मधुमेह तब होता है जब अग्न्याशय अमाशय के पीछे की एक ग्रंथि हार्मोन इंसुलिन का पर्याप्त उत्पादन नहीं करता है। यह शरीर इंसुलिन का सही उपयोग नहीं कर सकता है, जिससे मरीज के शरीर के रक्त में ग्लूकोज का स्तर बहुत अधिक हो जाता है। जब व्यक्ति के भीतर में पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन नहीं बन पाता है और शरीर की कोशिकाएं इंसुलिन के प्रति ठीक से प्रतिक्रिया नहीं कर पाती है, उस स्थिति में व्यक्ति में मधुमेह या डायबिटीज रोग हो जाता है। ठीक है, इंसुलिन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने में मदद करता है। इंसुलिन क्या करता है, ग्लाइकोजन में बदलने में क्या करता है, सहायता करता है और रक्त शर्करा के स्तर को कम करता है। इंसुलिन शर्करा को रक्त प्रवाह से कोशिकाओं में ले जाने में मदद करता है। मधुमेह दो प्रकार का होता है, टाइप फर्स्ट मधुमेह, टाइप सेकंड मधुमेह। ठीक है, तो टाइप फर्स्ट मधुमेह में देखिए साथी क्या है, टाइप फर्स्ट में शरीर में इंसुलिन बनना कम हो जाता है। जब मधुमेह टाइप फर्स्ट होता है तो उसमें क्या होता है, शरीर में इंसुलिन बनना कम हो जाता है या बंद हो जाता है। इंसुलिन एक तरह का हार्मोन है जो शुगर को रक्त में मिलाने में सहायक होता है। इसकी कमी डायबिटीज का कारण बनती है। टाइप फर्स्ट डायबिटीज दवाओं से नियंत्रित किया जा सकता है। पहला वाला जो डायबिटीज होता है, मधुमेह होता है, वो दवाओं से नियंत्रण किया जा सकता है। टाइप सेकंड मधुमेह, इस प्रकार के मधुमेह शरीर इंसुलिन प्रतिरोध का ठीक से उपयोग नहीं करता है और सामान्य सीमा पर रक्त शर्करा को नियंत्रित नहीं कर पाता है। ठीक है, मधुमेह का कारण हाई ब्लड ग्लूकोज, ग्लूकोज को ब्लड फ्लो के जरिए अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए इंसुलिन हार्मोन की जरूरत पड़ती है। क्या होती है,
इंसुलिन हार्मोन की क्या होती है, जरूरत पड़ती है। यदि अग्नाशय पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन नहीं बना पाता है तो शरीर नहीं बना पाता है या शरीर उसका ठीक से उपयोग नहीं करता है तो ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा क्या होती है, बढ़ जाती है, जिससे हाई ब्लड ग्लूकोज यानी हाइपर ग्लाइसीमिया होता है। ठीक है। और अगला है हार्मोनल असंतुलन। गर्भास गर्भावस्था के दौरान प्लेसेंटा हार्मोन जारी होता है। जब गर्भावस्था होता है तो उसके दौरान कौन सा हार्मोन, प्लेसेंटा हार्मोन जारी करता है, जो इंसुलिन प्रतिरोध का कारण बनता है। यदि अग्न्याशय इंसुलिन प्रतिरोध को दूर करने के लिए पर्याप्त इंसुलिन का उत्पादन नहीं कर सकता तो गर्भावस्था में मधुमेह विकसित हो सकता है। तो मधुमेह के लक्षण क्या क्या है साथी, आप इसको समझिए। प्यास के साथ मुंह सूखना, मतलब आपको प्यास लगी रहेगी, आपका मुंह सूखा सूखा एहसास होगा। जल्दी जल्दी पेशाब का आना। ठीक है। अचानक वजन घट या बढ़ जाना। लगातार थकान महसूस होना। स्किन या जननांगों में ईस्ट इन्फेक्शन होना। हाथों या पैरों में सुन्नपन या झुनझुनी का होना। ठीक है साथियों। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। हाइड्रोकार्बन यौगिक क्या या कितने प्रकार का होता है, उदाहरण देकर समझाइए। हाइड्रोकार्बन यौगिक कार्बन तथा हाइड्रोजन तत्वों के परस्पर संयोग से बने यौगिक हाइड्रोकार्बन यौगिक कहलाते हैं। हाइड्रोकार्बन दो प्रकार का होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें सभी कार्बन परमाणु 4 अन्य परमाणुओं से बंधे होते हैं और एक ही सहसंयोजी आबंधों द्वारा संतुष्ट होते हैं, उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, जैसे मेथेन CH4, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन आदि। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें सभी कार्बन परमाणु आपस में द्विबंध या त्रिबंध के द्वारा जुड़ी रहती है, उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, जैसे एमीन, एल्काइन, प्रोमीन या प्रोमाइन आदि। ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन है, किसी गुब्बारे में हाइड्रोजन गैस भरकर छोड़ने पर वह ऊपर उठने लगता है, क्यों? कारण स्पष्ट कीजिए। किसी गुब्बारे में हाइड्रोजन गैस भरकर छोड़ने पर वह ऊपर उठने लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हाइड्रोजन हवा से हल्की गैस होती है, जिसके कारण हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा आसानी से ऊपर की ओर आगे बढ़ता है तथा अत्यधिक ऊपर जाने पर दाब कम होने लगता है, जिससे धीरे धीरे गुब्बारा क्या होता है, फैलता है और एक समय बाद वह अत्यधिक अंदर के दबाव के कारण क्या होता है, फट जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन या हीलियम से भरा हुआ गुब्बारा हवा से हल्का होने के कारण आसानी से ऊपर चला जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, नेक्स्ट 18 क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन। ओजोन परत अवक्षय से आप क्या समझते हैं, इसके कारणों पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। हमारी पृथ्वी के चारों ओर का वायुमंडल ओजोन नामक गैस की मोटी परत से ढका है। ओजोन की यह परत सूर्य के प्रकाश की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक होती है। मानव द्वारा रेफ्रिजरेटर, अग्निशमन यंत्र तथा एरोसॉल स्प्रे में उपयोग किए जाने वाले क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, जिसको बोलते हैं क्या, CFC, क्लोरोफ्लोरो क्या है, कार्बन, के कारण ओजोन परत का ह्रास होता है। इसे ओजोन परत का अवक्षय कहते हैं। ओजोन परत के अवक्षय के कारण क्या क्या है, ओजोन परत अवक्षय का मुख्य कारण क्या है, CFC है, जो रेफ्रिजरेटर से निकलती है। CFC किससे निकलती है, तो रेफ्रिजरेटर से निकलती है। अगला है, जब क्लोरीन या ब्रोमीन परमाणु समताप मंडल में ओजोन के संपर्क में आते हैं तो वे ओजोन अणुओं को क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। ठीक है साथियों, यह आज 2023 क्वेश्चन, आज का जो 2023 का क्वेश्चन है साथी, मैं आपको कंप्लीट एकदम पूरा विधिवत तरीके से करवा दिया हूं। आप लोग अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने का प्रयास कीजिएगा, जिससे कि सभी सहपाठी आपके जितने भी DLA तृतीय सेमेस्टर के भाई और बहन हैं, उन लोगों को या प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन समय रहते
उनको इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से सिस्टमेटिक तरीके से जितना आपको दिया जा रहा है ताकि उसको मिल सके। ठीक है साथियों, आज की क्लास यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।